वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, ये भारत से गए कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में देखिए आज के समय भारत होस्ट कर रहा है एक कनक्लेव, एक मीटिंग आप कह लीजिए, जहां पर सारे जो सेंट्रल एशियाई देश है जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब कंट्रीज के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ये मिल रहे हैं भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से। मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग के दौरान अजीत डोभाल साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी है। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि आतंकवाद को लेकर कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। कोई भी देश आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है उसे रोकना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी कही है, हालांकि पाकिस्तान का नाम डायरेक्टली लिया नहीं है, मगर इन्होंने ये कहा कि एक देश है ये डायरेक्टली इंडिया का जो लैंड एक्सेस है टू सेंट्रल एशिया इसको ब्लॉक करके बैठा है। और अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके ऑफ कोर्स यहाँ पे कब्जा रखा है और कोई लैंड एक्सेस इंडिया को मिलता नहीं है जिससे इंडिया अफगानिस्तान और उसके बाद बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है यहाँ तक पहुँच पाए। तो इंडिया ने इन कंट्रीज को ये कहने की कोशिश करी है कि देखिए हम चाहते हैं आपके साथ ट्रेड बढ़े, हम चाहते हैं आपके साथ एंगेजमेंट बढ़े, बट पाकिस्तान इज ब्लॉकिंग इंडियाज लैंड एक्सेस। और मैं यहाँ पर कहूँगा ये भारत की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कमजोरी भी है कि अपने ही रीजन में ना, आई मीन लिटरली आप एशिया का जो ये रीजन है यहाँ पे आप मान के चलोगे कि इंडिया का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, बट पाकिस्तान अकेले इंडिया को कंप्लीटली कट ऑफ ब्लॉक करके रखता है इस रीजन से। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप कह सकते हैं थ्रू चाबहार, थ्रू ईरान हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं, बट सेंट्रल एशिया में पहुँचने के लिए टाइम लगेगा। अभी के लिए ना चाबहार से हम अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी बढ़ा लें वही काफ़ी है। अभी सेंट्रल एशिया के लिए अलग से प्रोजेक्ट्स ओपन करने होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के लिए सेंट्रल एशिया इंपॉर्टेंट क्यों है, हाल ही में डोभाल साहब ने क्या कहा, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स, मतलब इतना क्लासिक क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ही इस क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करोगे कमेंट सेक्शन में, और जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा मैं कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ओके, सो इस टॉपिक को ना इन डेप्थ जानने से पहले हमें एक जियोपॉलिटिकल असलियत को एक्सेप्ट करना होगा, एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी, जो मैं कहूँगा कि इंडिया में अभी भी कई लोग एक्सेप्ट कर नहीं पाए हैं, बट धीरे धीरे हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। हमारे देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ये कहा कि धीरे धीरे रशिया की पावर गिरेगी, रशियाज पावर विल गो डाउन, चाइना और ज़्यादा असर्टिव होगा। ये एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। इंडिया में आप कह लीजिए रशिया को लेकर काफ़ी स्नेह है, होना भी चाहिए, हिस्टोरिकल काफ़ी टाइज है, बट एट द सेम टाइम ना मेरा ये मानना है कि इंडिया में हमारी जो ऑडियंस है जो जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती है, हम काफ़ी बार ना रशिया को ओवर हाइप कर देते हैं। हम समझते नहीं है कि रशिया की जो पावर है कितनी तेज़ी से गिर रही है। और अगेन जब हमारे देश के CDS ये बात ओपनली कहे कि रशिया की इम्पोर्टेंस कम होगी आने वाले समय में, तो आप समझ लीजिए कि ये रियलिटी किस हद तक हमारे सामने है। आई मीन हमारे CDS ने ये बात कही है, रशिया की तरफ से कुछ इस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट भी नहीं आई है। और सिंस सेंट्रल एशिया रीजन, यहाँ पे आप देख पाओगे एक टाइम पर ना यहाँ पे रशिया का इन्फ्लुएंस हुआ करता था। एक्चुअली ये जो सब देश है 1991 से पहले USSR का पार्ट हुआ करते थे। बेसिकली रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सब एक ही देश हुआ करते थे, बट सिंस रशिया अब रशियन फेडरेशन बन चुका है, ये सब कंट्रीज अलग हैं। इन कंट्रीज़ की फॉरेन पॉलिसी भी अब काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो चुकी है। ये कंट्रीज़ भी जान चुकी है कि रशिया उतना स्ट्रॉन्ग रहा नहीं है और रशिया का इन्फ्लुएंस इस रीजन में उतना रहेगा नहीं। और चाइना धीरे धीरे ओवरटेक कर रहा है रशिया को इस पूरे रीजन में, और इंडिया का देखिए क्रिटिकल रोल होने वाला है। इंडिया ऐसा नहीं है कि रशिया के अगेंस्ट कुछ कर रहा है, उल्टा आप अगर रशियन पर्सपेक्टिव से देखोगे तो अगर इंडिया अपने इंटरेस्ट सेंट्रल एशिया रीजन में बढ़ाता है तो रशिया को हेल्प मिलेगी। नहीं तो अगर इंडिया भी आप मान लो बिल्कुल इनडिफरेंट हो जाता है, हमें नहीं परवाह कि सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उस केस में चाइना अपना दबदबा बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लेगा रशिया के सदर्न रीजन में, जो रशिया भी नहीं चाहता, क्योंकि इससे चाइना को बहुत ही ज़्यादा बड़ी पावर मिल जाती है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, मगर इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को और ज़्यादा इंडिया फ्रेंडली बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए जियोपॉलिटिकल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो इन कंट्रीज़ की जो नीड है बहुत बेसिक है। ये बेचारे देश ज़्यादा नहीं मांगते, इनकी कुछ बेसिक नीड्स है। पहली बात तो ये कि इन कंट्री से कुछ ना कुछ खरीदते रहो। देखो इन कंट्रीज़ के पास है बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज,
इनके पास ओर्स हैं, रॉ मटेरियल हैं, बहुत सारे यूरेनियम यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वेरियस टाइप की इनके पास नेचुरल गैसेस हैं, यहाँ पर ऑयल के भी रिजर्व्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये लोग कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, ठीक है। इन कंट्रीज़ में कोई इंडस्ट्री नहीं है, ना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का बहुत ही बड़ा स्कोप है। ज़्यादातर कंट्रीज़ में आपको करप्शन भी एक्चुअली काफ़ी हाई मिलेगा, और कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम लविंग डेमोक्रेसीज ये देश हैं। तो इन्हें सबसे पहले तो एक चीज़ चाहिए, वो है लोन, और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में इस पर ध्यान दिया है। इंडिया ने $1 बिलियन से भी ऊपर के लाइन ऑफ क्रेडिट, जो लोन आप कह लीजिए सॉफ्ट लोन ही होते हैं एक टाइप के, ये एक्सटेंड कर रखे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। और इन द फ्यूचर आप देखोगे ये जो भारत के लोन है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को, ये बढ़ने ही वाले हैं। हालांकि लोन के मामले में हम चाइना से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। चाइना ने हाल ही में स्पेशल लोन सेटअप कर दिए चाइना डेवलपमेंट बैंक के अंडर, जो सिर्फ चाइना सेंट्रल एशियन कोऑपरेशन को देखेंगे। इसके अंडर ये $1.45 बिलियन के लोन देंगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को। ये लोग खैर रीसेंट डेवलपमेंट है। उसके अलावा $3 बिलियन के लोन ये वैसे ही बांट चुके हैं। तो अब इन टोटल अगर मैं देखूं तो एटलीस्ट $7 to 8 बिलियन एटलीस्ट चाइना के लोन बढ़ चुके हैं इस रीजन में। इंडिया रिलेटिवली पीछे है, मगर मेरा मानना यह है कि अगर इंडिया 1 से लेकर $2 बिलियन के लोन और ऑफर करता है इस रीजन में, तो इंडिया कुछ हद तक अपने साइज़ के हिसाब से, इकोनॉमी की साइज़ के हिसाब से कैचअप कर रहा होगा। तो लोन के अलावा देखिए ये कंट्रीज़ मांगती है जियो पॉलिटिकल रिकॉग्निशन, कि हमें रिकॉग्नाइज करिए कि हमारी इंपॉर्टेंस है। ये आप कैसे कर सकते हैं? इनके साथ समिट करके। लिटरली आप देखोगे इंडिया ने पिछले कुछ सालों में रेगुलरली भारत सेंट्रल एशिया समिट्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। पहला समिट रिसेंटली आपको पता होगा 2022 में हुआ, जिसमें दिल्ली डिक्लेरेशन निकल के आया था। इसको G20 के डिक्लेरेशन से कंफ्यूज मत कर लेना। G20 का दिल्ली डिक्लेरेशन अलग था, ये एक अलग से समिट हुआ था भारत और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का। इंडिया ने मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पर करी थी कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हम इंक्रीज करेंगे। बट घूम फिर के ना इंडिया का एक बड़ा डिसएडवांटेज है, चाइना एक प्रॉपर बॉर्डर शेयर करता है कजाकिस्तान के साथ, जो सबसे बड़ा सेंट्रल एशियन कंट्री है। वेरएस इंडिया का जो एक्सेस है ना सेंट्रल एशिया को, ये ब्लॉक हो रखा है। अगर हमारे पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर होता तो हम आराम से अफगानिस्तान का जो ये एरिया है इसको यूज करके तजिकिस्तान से कनेक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते थे। इट वुड हैव बीन परफेक्ट फॉर अस, बट सैडली हम ये नहीं कर पा रहे। और इसलिए देखिए कल को अगर हम लोग पीओके को वापस लेने की कोशिश करेंगे भी ना, तो बड़ा लंबा प्रोसेस होगा। मैं अज्यूम कर सकता हूँ पीओके का जो नीचे का पार्ट है, साउथ का पार्ट, ये एक बार को हम एक फास्ट ऑपरेशन में इंडिया में वापस मर्ज कर सकते हैं। बट ऊपर का जो पार्ट है ना, वो वापस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि चाइना भी उसमें काफ़ी रुकावट डालेगा। कैसे भी करके चाइना, पाकिस्तान और हो सकता है कि कुछ और कंट्रीज़ भी ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया सेंट्रल एशिया से कनेक्शन अपना इस्टेब्लिश कर दे, क्योंकि इससे इंडिया की जियो पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो ये फ्रस्ट्रेशन है ना, ये डोवाल साहब की जो लैंग्वेज है इसमें भी दिखी। ये भी कह रहे थे कि हम और करना चाहते हैं, वी वांट टू डू मोर, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा एक्सेस ब्लॉक हो रखा है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन ये आएगा कि चलो ठीक है, ये प्रॉब्लम हमारे सामने है, मगर हम और क्या कर सकते हैं? जो प्रॉब्लम है तो है, उसके बियॉन्ड हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एक बहुत ही अच्छा तरीका है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को अपनी तरफ करने का, कि इंडिया अपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अगर शेयर करता है तो इससे सेंट्रल एशियन कंट्रीज ज़्यादा कनेक्टेड फील करेगी विद इंडियन इकोनॉमी। हाल ही में डोवाल साहब ने भी ये ऑफर दिया है सेंट्रल एशियन देशों को। यहाँ पे आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिख जाएगा, इंडिया ऑफर्स टू सेटअप डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इंडिया ने ये कहा है कि जिस तरीके से यूपीआई है वैसा सिस्टम हम आपके यहाँ भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इंडिया ऑलरेडी श्रीलंका के साथ ये कर रहा है। श्रीलंका के साथ आप अगर देखोगे तो इंडिया बहुत कोऑपरेट कर रहा है टू सेटअप डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स। सेम काम हम कर सकते हैं सेंट्रल एशियन रीजन में। इन कंट्रीज़ ने अभी तक इसको लेकर कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया नहीं है। कुछ इनको टाइम ही नहीं मिला। अभी इंडिया की तरफ से बस ऑफर आया है, देखना होगा कि इनका रिस्पॉन्स इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। बट मेरा मानना है कि इंडिया अगर यूपीआई की जो टेक्नोलॉजी है इनके साथ शेयर करता है, और इसमें ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीआई शेयर करने से सब कुछ हो जाएगा। आधार जैसा बायोमेट्रिक सिस्टम कैसे बनाते हैं उसका एक्सपीरियंस भी इंडिया इनके साथ शेयर करता है। तो हाँ, बिल्कुल इनके पेमेंट सिस्टम को हम कनेक्ट कर सकते हैं इंडिया पेमेंट सिस्टम से, और उससे एटलीस्ट इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड तो और ज़रा बढ़ेगा। हमारे बिजनेसमैन और ज़रा प्रोत्साहित फील करेंगे यहाँ पर जाने में। इंडिया के जो टूरिस्ट हैं वो भी कोशिश करेंगे कि सेंट्रल एशिया में वो जाएँ। तो अगेन इस रीजन का जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट है। क्वेश्चन यही है कि इंडिया इस ब्राइट फ्यूचर में कितना बड़ा रोल प्ले कर पाएगा। और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस रीजन में हम अपना
इन्फ्लुएंस बना कर रखे हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी